नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम विद्वानों से करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते को, जो वर्षों के गतिरोध के बाद हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में जाने से पहले इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के बचे हुए टकराव वाले पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने के लिए समझौता किया है। इसे सीमा पर शांति बहाली में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देपसांग और डेमचोक दो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें संवेदनशील माना जाता है और यह रणनीतिक रूप से काफी अहम है। तो क्या यह माना जाए कि चीन अपनी चालबाजियों से आ गया है बाज, या फिर यह चीन की है कोई नई चाल? आज इसी मुद्दे पर पत्रकारों से जानेंगे सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर भी सहमति बन गई है। यह समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एन पहले हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling. दरअसल जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। यह दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। हालांकि हालिया समझौते से हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समझौते से पहले जो समझौते हुए हैं उसे चीन ने लागू किया है? आज इसी सवालों का लेंगे जवाब और हमारे साथ जो मेहमान हैं जवाब देने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, नागेंद्र बहादुर सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, प्रफुल्ल बख्शी जी विदेशी मामलों के जानकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी विदेशी मामलों के जानकार आपसे। पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है, चौकियों पर पेट्रोलिंग होगी, सीमाओं पर पेट्रोलिंग होगी। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें ये बातें सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये है, संबंध सुधरने की बात की जाती है चीन के साथ, समझौते होते हैं, यह होता है, आशाएं लगाई जाती हैं कि हमारे संबंध, भारत के संबंध चीन के साथ सुधरेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उससे ज्यादा बिगड़ गए। एक बार फिर ऐसी ही खबर आई है। कितना विश्वास करें हम चीन पर? प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। आपने अपने चैनल पर
इसकी चर्चा तो आज से 2-2.5 साल थे, बीच में रुक गई क्योंकि हमारी जो बातें चल रही थी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और अब एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव हुई है, वो ये है क्योंकि है भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील इत्यादि और बाकी 6-7 कंट्रीज और इस बार इसमें ये फील आ रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज इस एरिया पे सदर्न कंट्रीज के ऊपर इंडियन कंट्रीज है जैसे कि रशिया और चाइना, ये सब मिलके तो रशिया ने चाइना को कहा कि भाई आप यहाँ से सुलझाओ, तो जो आपके पास में जो प्रॉब्लम चल रही है लद्दाख से लेकर राइट अप टू अरुणाचल, तो उसको लेकर जो नंबर ऑफ मीटिंग हो गई उसकी मैं गिनती भी भूल गया कितनी मीटिंग हुई है। लास्ट में डिसाइड किया है कि हम अब अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी अब उससे पहले की सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कविता जैसी लग रही है, पर आपने ठीक बोला। जो इसमें डिसाइड हुआ है वो मैं बाद में बात करें। ठीक पूछा क्या चाइना पे विश्वास करना चाहिए, एक ख्याल है और मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उनके सारे पॉइंट एक्सेप्ट अभी कर लीजिए, मत कम करिए ना, आप तैयारी कम करेंगे डाउन। चीन पे विश्वास करा ही जा नहीं सकता, पॉलिसी डिफरेंट है, उनकी चाइना की नीति वो सोचते हैं वे दुनिया में सबसे स्मार्ट है। तो इसलिए आप अपना रखिए, हाँ में लाइए। अगर आप देख रहे हैं कि उसमें नंबर 8 पॉइंट तक और वो में पूरी पेट्रोलिंग आपने चौक और डॉलर दे गोल्डी में इत्यादि वो कहीं पे जब सामने खाली करने को प्रॉमिस किया था कर रहे हैं, तो आप उनकी वो भी जो करिए जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है, पर ना आपके बेसिस के ऊपर से वेपन्स जाएंगे, आपके फाइटर राइट फ्रॉम अरुणाचल लेके राइट अप टू लद्दाख, जहां आपने अपने ब्रह्मोस मिसाइल लगाई है, जहां आपने अपने रहेंगे 24/7, कभी भी का जो कह रहे हैं अगर आपको समझ आपके हित में बात हुई है, और दोनों, अब मैं ये नहीं कहता कि आप लालच करिए और अपना इंटरेस्ट को अब किसी तरह का इंडिया और 1962 48,000 स्क्वायर किलोमीटर देख प्रॉब्लम ही नहीं आई, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास में है हमारा। अब वो चाहिए उनको ये बोलिए कि अक्साई चीन की पूरी पहुंच होनी चाहिए, और आप अक्साई चीन कब खाली कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट रेडी रखिए, पूछिए अक्साई चीन कब खाली कर रहे हैं, तब बात बनेगी। अगर आपने पहले जैसी मिस्टेक तो मैं बड़े रंज के साथ कहता हूं अंजाम वही हो, तो बिल्कुल ठीक है, गेम खेलिए, प्ले द गेम। अपना जिसको कहते हैं बॉक्सर अपना गार्ड डाउन नहीं करता ये, और मारने के लिए तैयार रहिए, मिसाइलें तैनात, फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात रहने चाहिए, पायलट रेडीनेस में रहने चाहिए, नहीं तो ये आई गई हो जाएगी बिल्कुल जल्दी कि सब कुछ ठीक हो गया। ट्रोलिंग में ये जो कहते थे आप भी बंदूक मत दिलाई जाइए, हम भी बच्चा मूर्ति लड़की होगा, खेल जो खेल रहे थे वो सब बंद हो जाना चाहिए। क्या नहीं करेंगे, एक सोल्जर की इज्जत वेपन के साथ होती है और जबरदस्त इस्तेमाल करिए, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है।
नागेंद्र बहादुर सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। अभी प्रफुल्ल बख्शी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी सहमति हुई है उसको उस पे हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन बॉर्डर पर सतर्क रहिए। बॉर्डर पर कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वो विश्वास के योग्य नहीं है। क्योंकि ठीक है, बॉर्डर पर हम सतर्कता बरतेंगे और जो सरकार है उससे उम्मीद भी है कि हाँ में हाँ मिलाने के बाद बॉर्डर की सतर्कता ढीली नहीं होगी और सख्त होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह आ रहा है कि एन ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले, आज ब्रिक्स सम्मेलन है लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यह खबर आ रही है। इस खबर को किस आईने से देखा जाए? देवेंद्र जी, आपका सवाल जो ये है बहुत जायज है। और पहले प्रफुल्ल बख्शी जी को उन्होंने बहुत सही बात कही है कि इस तरह का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन सीमा पर हमको चौकस भी रहना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है और इसी लाइन पर चलना होगा। अब हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि एन ब्रिक्स सम्मेलन के पहले क्यों? तो इसके पहले इसलिए है कि ये एक मजबूरी, जो इतना झटपट समझौता, ये सिर्फ उस मेज पर जाने के पहले दोनों की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी अपनी इज्जत जी नागेंद्र बहादुर जी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही है और प्रफुल्ल बख्शी जी की भी आवाज नहीं पहुंच पाई, तो हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और 2 मिनट का लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर हुए एक अहम समझौते को लेकर। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, नागेंद्र बहादुर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार। एक बार फिर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। नागेंद्र बहादुर सिंह जी सवालों के जवाब दे रहे थे। जी जारी रखिए नागेंद्र बहादुर जी। हाँ देवेंद्र जी, आप ये कह रहे थे कि जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उसमें अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि इस समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में सीमा पर चौकसी बराबर बनी रहे। ये बिल्कुल सही है। और आप देवेंद्र जी ये कह रहे थे कि ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसके तुरंत पहले क्यों ये समझौता हो रहा, तो इसमें मेरे विचार से ये सिर्फ दोनों देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक राजनीतिक मजबूरी है, एक अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही करने की एक कोशिश मात्र है। और अगर प्रफुल्ल बख्शी जी की बातों में अपनी एक बात और हम जोड़ें तो ये इतिहास गवाह है देवेंद्र जी कि चीन बहुत समझौते कर चुका है, बहुत बार कर चुका है। हम तो मतलब चीनी और हिंदी भाई भाई भी हो चुके हैं और है ना। तो लेकिन ये चीन जो एक देश है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में एक शिकारी जानवर है। इसका समझौता ये होता है कि जैसे एक शिकारी जानवर एक कदम पीछे हटाता है शिकार करने के पहले। देवेंद्र जी, अगर आप बहुत गहनता के साथ भारत और चीन के बॉर्डर को देखेंगे या जितनी लड़ाइयां हुई उनको देखेंगे, हर लड़ाई के पहले, हर झड़प के पहले चीन ने एक कदम पीछे जरूर लिया है। ये इतिहास गवाह है, ये रिकॉर्ड है। जब बहुत चीनी हिंदी भाई भाई हो रहा था तभी जो है सबसे बड़ी वार हुई थी और उसको उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, मैं तो कहूंगा उन्होंने बड़ा बचकाना रवैया अपनाया था। वो लड़ाई जब चीन की सेनाएं भारत पर चढ़ाई के लिए तैयार थी और जब उनको सूचित किया गया उसके बाद उनके कदम रुके नहीं, वो दिल्ली हवाई अड्डे जाके हवाई जहाज पे बैठ गए और श्रीलंका रवाना हो गए। और हवाई अड्डे पे जो बयान दिया वो बेहद बचकाना और भड़काऊ था। ये इसलिए बात देवेंद्र जी ये कर रहा हूं कि उस तस्वीर से आज की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। आज कम से कम चीन इस तरीके से नहीं कर सकता है हमारे साथ
क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो नेतृत्व दूसरा था, और ये परिस्थितियां दूसरी हैं और नेतृत्व दूसरा है। तो कम से कम देश कम से कम चीन को सबक सिखाएंगे और होशियार भी रहेंगे। और बाकी आपके प्रश्न का जवाब वही है कि ब्रिक्स के पहले समझौता होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों की राजनीतिक मजबूरी है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोनों को अपनी छवि सुधार कर दिखानी है। यानी कि एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि एक मेकअप हो रहा है चेहरे पे। बिल्कुल 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 ये किसी फंक्शन में जाने के पहले का मेकअप है। मेकअप होकर के तैयारी, मतलब मेकअप करके तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल हमारे साथ। लेकिन मेकअप कितना टिकेगा, हाँ कितना, और बरसात में कितना रुक जाएगा, कितना वाटरप्रूफ होगा, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, जैसे कि अभी आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना और सबकी यही राय है कि ठीक है, मान लीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमा पर चौकसी और तगड़ी कर दीजिए। सवाल यहां पर यह है, निश्चित रूप से देवेंद्र जी ये बात बिल्कुल सही है जी, क्योंकि चीन जिस तरह का उसका स्वभाव है, हम लोग 70-77 साल से उसको देख रहे हैं। वो जो बात करता है फिर पीठ में छुरा भोंकता है। अभी भी उसने अगर समझौता किया है तो उसने 2020 के स्तर पर समझौता किया। तो ये जो समझौता किया, मुझे लग रहा है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में जब आगे चल करके सारे लोग मिलेंगे तो वहाँ अपनी उसमें गुडविल बनाने के लिए उसने समझौता किया है। हमने अगर देखा है, इतिहास भी है जो अपन ने चर्चा भी की है, हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने उसके कंधे पर हाथ रख करके उसके साथ टहले, एक प्रधानमंत्री झूले पर झूले, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो चीन दोनों प्रकार की हरकतें करता है, सीमा पर भी अतिक्रमण करता है और उसके जो लोग भारत में यहाँ वहाँ हैं वो अनेक प्रकार का वैचारिक जो प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वो इससे बाज नहीं आएगा। निश्चित रूप से मैं जो हम अपने दोनों मित्रों की बात का सहमत हूँ, सीमा पर बहुत सतर्कता रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से वो इसके पीछे अभी उसने समझौता कर लिया, हो सकता है क्योंकि अभी हमारे सैनिक डट करके मुकाबला कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए वो जो नो मैंस वाला जो पट्टी होती है जिसको खाली रखा जाता है, हमारे सैनिक पीछे आ जाएं और उसके सैनिक फिर से उस पर कब्जा कर लें, ऐसी स्थिति ये षड्यंत्र भी चीन कर सकता है ये रूस की बैठक के बाद में। तो हमको निश्चित रूप से सीमा पर चीन को लेकर के सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि एक चिंता जाहिर की है रमेश शर्मा जी ने कि हो सकता है कि हम लोग अपनी अपनी जो सेनाएं हैं पीछे हटा लें और रूस की बैठक के बाद जो चीन है वो अपनी सेनाओं को नो मैंस लैंड में प्रवेश कर दे। इसकी संभावनाएं तो ज्यादा हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सबसे पहली बात यह है कि ये रूस को भी पता है चाइना का क्या रवैया है, चाइना को भी पता है उसका क्या रवैया है, दुनिया को पता है। तो अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमको पता है चाइना ये करेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई ब्रिक्स में कि चाइना का कोई फायदा ज्यादा नहीं हो रहा, हम पर डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो वही गधे को बाप और बाप को गधा बनाने वाली बात होती है। चाइना ने परवाह नहीं कर रही, चाइना बैक टू हिज ओरिजिनल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। इसीलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पे जैसे दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग, डेमचौक और जो गुरुंग जो हिल्स हैं उस हाइट्स के ऊपर जो 7 हाइट्स जो हमने ली थी, जो हमने वापस कर दी, उसका तो जवाब अभी तक आया नहीं। कैलाश हाइट्स क्यों हमने वापस करी, इन सब का जवाब तो हम अपने लोगों से पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अपनी चौकसी यहाँ पे डबल कर देंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए, आप अपनी चौकसी डबल रखिए, चाइना कहे या ना कहे। नहीं, अगर जो चौकसी अगर डबल रखने की बात आप कह रहे हैं, तो अगर जो हमारी सेनाएं नो मैंस लैंड से पीछे हटेंगी, उसकी सेनाएं भी पीछे हटेंगी, फिर चौकसी किस माध्यम से और ज्यादा तेज हो जाएगी?
कि उसकी जो सेना की गतिविधि है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो ये किस तरह से किया जा सकता है? जी, उसी को चौकसी कहते हैं। जी जी, कि जब तक आप उसके सेनाओं पे के नजर नहीं रखेंगे तब तक वो चौकसी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी सेनाओं पे टोटली नजर रखोगे, आप अपनी नजर रखने के तरीके इंप्रूव करिए। और आपको ड्रोन चाहिए, अब तो आपको रीपर ड्रोन आ गए हैं, आपको अब अमेरिकन ड्रोन आ गए हैं, वो आप उनको 30,000 फीट 35,000 फीट पे आप अब 36 घंटे का रेडीमेड आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अपना सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये इधर उधर देखिए, मैं बात करता हूं, कड़वी भी बेशक लगे, हम इधर उधर की पॉलिटिक्स पे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं हिंदुस्तान में। इसको कम करिए, काम की बात ज्यादा करिए। हम बड़ी तवज्जो देते हैं हर एक पार्टी को, ऊपर नीचे। खैर मैं वो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होगी, पर अगर आपकी मातृभूमि के ऊपर आंच आई हुई है तो ये सब पॉलिटिक्स धरी धराई रह जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा चौकस उसमें करिए। और कब देखिए, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ज्यादा, आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा फौज में भर्ती करानी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये लंबी चीज है, ये 6-7 महीने की चीज नहीं मैं बात कर रहा, ये है अगले 10-12 साल की बात कर रहा हूं मैं। ये होगा आपको, और चाइना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना को ये एरिया बहुत जरूरी चाहिए और उसको कनेक्ट करना है पीओके से। साउथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे कनेक्ट कराना है उसको। इसीलिए चाइना जो है वो इस बात पे रहेगा कि अब हमें देखना है कि किस तरीके से चाइना से हम रिलेशन करते हैं। हमारा ट्रेड भी चल रहा है, चाइना उसका भी फायदा उठा रहा है। हमको अब देखना है कि डिप्लोमेसी से, कॉमर्शियल एंगल से किस तरीके से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, कई और तरीके भी हैं। साउथ चाइना सी में भी वो हमसे घबराया हुआ है, हमारी पोजीशन क्वाड में क्या है उसमें भी बात आएगी। चाइना 1-to-1 में हमसे पूछेगा क्वाड में आपका क्या रवैया है साहब, बताइए। आप वहां बैठे हुए हैं तो हमको फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उसका हमको डायलॉग में उसका जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस गेन करना है तो सही जवाब चाहिए उसको। वो भी कोई बच्चा थोड़ी है कल का, वो भी अपने देश के हित में सोचता है। हमको अपने देश के हित में अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। चाणक्य ने यही कहा है, और मैं आपको क्या बताऊं, हास्यप्रद बात नहीं है। अगर आप कृष्ण भगवान से भी गीता में यही पूछोगे कि भारत को क्या करना चाहिए तो आपको यही जवाब मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। नागेंद्र बहादुर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। 2020 के बाद भारत सख्त रवैया अपनाया हुआ है, वीजा नियमों को भी सख्त कर दिया है। कोई भी चीनी इंजीनियर जो है भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो चीनी कंपनियां भारत में हैं उन पर कार्रवाई किया है। कई कंपनियों की संपत्ति जब्त की है, जैसे कि Xiaomi कंपनी है उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली है वित्तीय अनियमितता के आरोप में। ये जो सारी कार्रवाइयां हैं, क्या चीन को कुछ डाउन कर पाने में सक्षम हुई हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इसको कि ये जो कार्रवाई भारत सरकार की हुई है ये पर्याप्त हुई है? इस समझौते में जो समझौता हुआ है उसमें इसका योगदान कितना है? हमारे कहने का तात्पर्य था। जी, ये जो बात देवेंद्र जी आप कह रहे हैं ये बहुत दमदार बात है। और अगर इस मेज तक चीन आया है तो उसके पीछे ये सारी कसरत भारत सरकार की है और उसका योगदान भी है। और आपकी तमाम बातें आपने रखी, उसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहेंगे कि इसी कड़ी में भारत सरकार ने तमाम जो इनके ऐप थे जिससे बहुत पैसा पैदा कर रहे हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है और मेरा अनुभव भी यही है कि अगर दुश्मन को आप जो ये दौर चल रहा है, ये दौर सिर्फ तलवारबाजी का और मारकाट का नहीं कि 18 दिन का महाभारत हो गया और तो क्लियर हो गया। अब हम जिस सभ्यता में अब आ गए हैं उसमें तौर तरीके बदल गए हैं, लड़ने के तरीके बदल गए हैं, औजार बदल गए हैं।
तो अब भारत को, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं, और उससे बड़ी बात जो चीन है उसके जो जीन्स हैं उनको तो कतई नहीं बदल सकते आप, क्योंकि उसके जीन्स में ही धोखेबाजी है। वो जब से जन्मा है तब से धोखेबाज के रूप में ही जन्मा, और मरेगा भी अगर तो धोखेबाज के रूप में ही मरेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। तो अब जब युद्ध कौशल बदल गया है, लड़ने का तरीका बदल गया है, तो वो चाहे देश हो या व्यक्ति हो, सब में बदल गया है। अब क्या करना चाहिए कि हमको, जैसे कि अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा या दूसरे मित्र ने कहा, और आप भी इस बात को मान रहे हैं कि हमको सीमा पे चौकसी रखना है, हमको नई तकनीक के साथ, अगर वो बफर जोन खाली हो जाएगा जैसा जो समझौता हुआ है, सेनाएं पीछे हटेंगी, एक बफर जोन दोनों तरफ बन जाएगा, और बफर जोन में कोई नहीं होगा, लेकिन एक शंका बनी रहेगी बफर जोन में कहीं ऐसा ना हो कि वो घुसपैठ कर जाए, हम लोग बफर जोन के बाहर ही रह जाएं। तो उसके लिए तो सारी तैयारी और चौकसी रखनी, लेकिन चीन को तोड़ने के लिए इस पर आर्थिक जोर सबसे जरूरी है। जितनी सीमा पर चौकसी जरूरी है सेना द्वारा, उतनी ही भारत सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां लाई जाएं कि चीन की आर्थिक चोट पर चोट देते रहना चाहिए। अब चीन झुका क्यों? क्योंकि पिछले, आपको याद होगा देवेंद्र जी, कि पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन की बड़ी इंसल्ट हुई थी, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा था। कुछ इस तरह से भारत ने गोटियां बिछाई थी, चीन ने उससे सीख लिया है और उसको याद करते हुए ये समझौता किया है। और बाकी मैं उस बात पे कायम हूं कि जब जब इसने समझौता किया है कि ये शिकारी जानवर है, ये एक कदम जब जब पीछे लेता है तो हमला जरूर करता है, ये इतिहास गवाह है, और इससे मैं कायम। जी जी बिल्कुल। तो रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बात चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की हो रही है, भारत और क्या नीति अपनाए और क्या करे कि चीन पर भारत का कुछ ऐसा असर हो या डर दिखे, और क्या कर सकता है? कंपनियों पे, ऐप पे तो प्रतिबंध लगा दिया, कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया। जी रमेश शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर देवेंद्र जी मुझसे पूछा। जी जी आपसे ही। हाँ, निश्चित ही। देखिए, मोटे तौर पर भारत को दो काम करना, एक तो सतर्कता के साथ, जैसा कि अपन लोग चर्चा कर चुके हैं, सतर्कता, और दूसरा अपनी शक्ति बढ़ाना। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा ताकत से मानता है, दुष्ट व्यक्ति विनती से, समझाने से, समझौते से कभी नहीं मानता। तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुर्योधन प्रवृत्ति के लोग हैं। भारत को ये चाहिए को दो प्रकार से चीन भारत पर दादागिरी करता है। एक तो इकोनॉमिकली दादागिरी करता है, और दूसरा उसके पास एटॉमिक पावर हमसे कई गुना ज्यादा है, 3 गुना 4 गुना उसके पास एटॉमिक पावर है। तो हमको अपनी एटॉमिक पावर भी बढ़ाना और इसके साथ साथ उसको अर्थ शक्ति में घेरना। जिस तरीके से उसने भारत को घेरा हुआ है, नेपाल से लेकर के म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, जिस पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जैसा उसने घेरा हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो जो उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तो इन 4-5 लोगों को छोड़ करके ऐसे कौन से वो देश हो सकते हैं जहां हम अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं? एक बात। और 1 नंबर और 2 नंबर में जो चीन का माल भारत आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो स्वदेशी का अभियान चल रहा है और उसमें स्वाभाविक रूप से जो 1 नंबर का आयात है चीन का, उसमें गिरावट आई है। हालांकि वो बहुत मामूली सी गिरावट है, तो लेकिन उसमें गिरावट आई है, तो वो गिरावट भी इस समझौते का एक कारण हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो हमको क्या काम करना, उसकी अर्थ शक्ति को तोड़ना। वो जो एक बात मोदी जी ने कही थी कि ग्लोबल, लोकल पर वोकल होना और वोकल को ग्लोबल बनाना, तो स्थानीय जरूरत हम अपने स्थानीय उत्पाद से पूरी करें। आप कल्पना कर सकते हैं, चीन का मोबाइल, चीन का कंप्यूटर, चीन का कैलकुलेटर हमारे गांव-गांव जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिवाली जैसे अगर आ रही हो, तो दिवाली के पटाखे, दिवाली के खिलौने, भोपाल में आप निकलेंगे तो गुड्डे गुड़िया रखे हुए चीन के निर्मित बेच रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं हमको कुटीर उद्योग की तरफ जोड़ देना, ताकि हमारे नौजवान को काम मिले, और चीन से जो आ रहे हैं खिलौने और ये छोटे मोटे सामान, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। तो 2 स्तर पर हमको आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ना, स्वयं सशक्त होना, और सामरिक रूप से हथियारों के रूप में भी मजबूत होना, तो ही चीन झुक पाएगा। जी जी प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे।
प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल ये है कि जो समझौता अभी हुआ है वो 2020 की स्थिति को रेखांकित करता है कि 2020 की स्थिति हम वापस पा लेंगे, लेकिन क्या 1947 की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो क्यों? देखिए, ऐसा है, यही मैंने आपको अभी कहा था नैरेटिव में जी, कि अगली मीटिंग में आप उनको कहेंगे और पूछेंगे, पर ये तो बात हो गई 220 की, अक्साई चीन की बात कब करेंगे आप? उसका क्या होगा? ये आपको पूछना। तो प्रफुल्ल बख्शी जी से संपर्क हमारा टूट गया है। नागेंद्र बहादुर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है, क्योंकि संपर्क टूट गया है प्रफुल्ल बख्शी जी से, तो उसका जवाब हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप संतुष्ट करें। जी, नागेंद्र बहादुर जी। देखिए जी, प्रफुल्ल बख्शी जी जो कह रहे थे, उन्होंने पहले भी यही कहा था कि हम केवल 2020 पर ही ना रुकें। समझौता हो गया, ठीक है, 4 साल बाद उस पे क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन अगर जो 1 by 1 या सैन्य कमांडरों की बात या आगे जो भी टेबल पे जब बैठे हम, तो ये जरूर हम पीछे की बात जरूर करें कि जो हमारी 48 या 50 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाए बैठे हैं या जगह जगह जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो उस पर बात तो होनी चाहिए। और ये बात करने के लिए बहुत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो ये चीजें हुई वो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी राजनीतिज्ञों की, जिसके वजह से होता चला गया। लेकिन अब मैं मानता हूं कि अब वो दौर नहीं है, दौर बदला है। आज का जो देश का युवा है, जैसे कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि स्वदेशी का जो आंदोलन चलाया गया, उससे जो है कुछ जो देसी खासकर जो चाइनीज सामान है उसकी जो डिमांड है वो घटी है। तो युवा भी सोच रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि ये अपनी डिमांड रखे चीन से कि भाई हमारी जमीन कब खाली करो, अक्साई चीन तक हमको कब पहुंचना होगा। आप तिब्बत खाए बैठे हो, आप अपने आसपास, क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले कहा ना कि एक शिकारी जानवर है, वैसे इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ शुरू से, आज से आप 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जाइए, तो इसकी प्रकृति अगर आप देखेंगे तो चीन का सीधा एजेंडा है कि ये साम्राज्यवाद इसके नस नस में है, रग रग में, ये सिर्फ फैल रहा है, सिर्फ फैल रहा है। और अभी देखिए हमारे मित्र ने कहा भी कि तमाम हवाई अड्डे, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान में पूरा अपना हमारा बॉर्डर पे पूरा खरीद दिया है, तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकना अगर है तो टोकना पड़ेगा, और टोकने के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं कि हमारी जो जमीन 48-50 वर्ग किलोमीटर हथियार बैठा है वो है, अक्साई चीन है, इन सब पर बात होनी चाहिए। इसके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनेगा, एक नैतिक दबाव बनाना है हमको कि तुम बेईमान हो और मेरी ये चीज तुम्हारे पास है। बिल्कुल, भाई हमको अपनी चीज मांगने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात आपने कही है। रमेश शर्मा जी के पास हम चलना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ये बातें तो होनी चाहिए, हमारे दोनों विद्वान ये बात स्वीकार कर रहे हैं रमेश शर्मा जी कि इस पर बात होनी चाहिए, अक्साई चीन पर बात होनी चाहिए, जो एक तरह से अपहरण कर लिया है हमारी जमीनों का चीन ने, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या ब्रिक्स उचित होगा कि शुरुआत यहीं से कर दी जाए? ब्रिक्स मीटिंग जब दोनों की बैठक हो और उसमें भारत अपनी बात ये रख दे, कितना उचित होगा? जी देखिए, मुझे जो लग रहा है देवेंद्र जी, ब्रिक्स में ये मुद्दा नहीं आएगा। तो थोड़ी बहुत अगर संभावना थी भी तो वो चीन ने बहुत योजना पूर्वक समझौता कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अब ये मुद्दा जिस हमारी जो भारत की भूमि पर जो चीन का कब्जा है वो मुद्दा ब्रिक्स की बैठक में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। और अगर बैठक में आ भी जाएगा तो चीन इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इससे पहले जब चीन ने
तिब्बत पर कब्जा किया था और दूसरे और भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया था, बहुत से लोगों ने उसको कहा था कि तुम पीछे हट जाओ, वो बिल्कुल नहीं हटा। तो वो ना चीन और पाकिस्तान ये किसी की मानने वाले नहीं है, और ये एक प्रकार से गिरगिट की तरीके से रंग बदल करके और अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। जैसे कछुआ कई वक्त सुकड़ करके बैठ जाता है और ऊपर से पत्थर पड़ते रहे, और जैसे पत्थर बंद होते हैं तो फिर कछुआ अपनी चाल चलने लगता है। तो चीन जो है बिल्कुल उसी तरीके से है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मुद्दा ब्रिक्स की बैठक में आएगा, और अगर धोखे से आ भी गया तो चीन इस पर मानने वाला भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये ब्रिक्स की बैठक तो सद्भावपूर्ण होगी, तो सद्भावपूर्ण वातावरण में इसका समापन होगा। चीन ने जो कब्जा कर रखा है उसके लिए तो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना, या अगर भारत कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकता है, जैसे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत में षड्यंत्र कर रही हैं अशांति फैलाने की, कहीं रेल की पटरी उखड़ रही है तो कहीं हवाई जहाज को धमकी मिल रही है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, अगर इस तरीके से कुछ वहां पर हो जाए तो ही चीन दब सकेगा, वरना चीन दबने वालों में से नहीं है। और जिस तरीके से चीन अभी नए षड्यंत्र कर रहा है, बहुत संभव है कि चीन बादलों पर कंट्रोल करके भारत में कहीं ना कहीं बाढ़ की पोजीशन बना दे। जिस तरीके से उसके यहाँ से कोरोना का वायरस दुनिया में गया, वो वैसा कुछ षड्यंत्र भी चीन कर सकता है। चीन इतना दुष्ट है, मायावी है, वो रूप बदल करके काम करता है। जैसे कालनेमी और काल केतु और कालकूट का और कपट मुनि का विवरण आता है रामचरितमानस में, वो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो उससे तो बहुत हाई अलर्ट में चलने की जरूरत है जी। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने ज्ञान गंगा से हमारे दर्शकों को कृतार्थ किया। तो एलएसी पर समझौता हुआ है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि चीन जिसने भारत की जमीन को कब्जा किया है उसे कब वापस कर रहा है, बात कब से शुरू हो, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कब शुरुआत हो कि सटीक निशाना लगे। फिलहाल अभी तो कुछ सफलता हासिल हुई है और उस पर खुशियां मनाने का समय है, लेकिन सीमा पर चौकसी के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।